Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 21st June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। हम आज की वीडियो में दो आर्टिकल्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अबाउट कोर्ट्स स्ट्रेइंग इनटू द लेजिस्लेटिव स्फेयर. ये आर्टिकल हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है. आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है विद द टाइटल कोर्ट्स स्ट्रेइंग इनटू द लेजिस्लेटिव स्फेयर. After this, we'll cover another article which is important from international relations point of view. It is about Bangladesh Rohingya problem. ये आर्टिकल आज के द इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है. So let's begin with it. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ. तो ये सारा इशू न्यूज़ में कैसे आया है, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल. तो रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड कुछ डायरेक्शंस दी हैं. दो दे आर नोबल इन इंटेंट बट दे सीम टू बी फ्लॉड. व्हाट इज़ दिस एंटायर इशू. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौन से केस के अंदर डायरेक्शंस दी हैं, किस तरह से लग रहा है कि ये लेजिस्लेटिव स्फेयर के अंदर स्ट्रेइंग हो रही है. लेट्स कवर दिस पर्टिकुलर इशू इन डिटेल. So the Allahabad High Court, they have allowed two criminal revisions which basically जो कि dowry cases के साथ relate करती है, and it took the conscience of misuse of section 498A of Indian Penal Code. कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि they are concerned about the growing tendency of dowry victims बेसिकली टू रोप इन दी हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो डाउरी विक्टिम्स के जो हमारे पास केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज़ मिस यूज़ ऑफ सेक्शन 498A. कोर्ट ने इसे लेकर कुछ डायरेक्शंस इशू की, जैसे कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाए अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. पहली चीज़ तो ये कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए एंड टू हैंड ओवर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू सच कमेटी इमीडिएटली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. कि जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, FIR जो है, वो इस कमेटी के पास जाएगी. जो फैमिली वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर बनाई जा रही है, FIR इनको हैंड ओवर की जाएगी एंड 2 months का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा. एंड उस 2 months कूलिंग पीरियड के अंदर पुलिस कोई भी अरेस्ट नहीं करेगी. ये कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की बाय एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ डाउरी विक्टिम्स टू रोप इन द हस्बैंड एंड ऑल ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि इंडिया के अंदर देयर वाज मिसयूज ऑफ द डाउरी लेजिस्लेशन. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो गाइडेंस ली है, दे हैव टेकन दिस फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 एंड राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूपी 2017. इन दोनों ही जजमेंट्स के अंदर डाउरी प्रोविजंस के मिसयूज से डील किया गया था. तो वहाँ से गाइडेंस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं. सो दे आर नोबल डायरेक्शंस, लेकिन डायरेक्शंस तो ठीक है. लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं अबाउट दिस जजमेंट, दैट वी नीड टू नो. नाउ सबसे पहले जब हम इस जजमेंट के कंसर्न्स की बात करते हैं तो पहला कंसर्न उठता है इन टर्म्स ऑफ द रोल ऑफ पुलिस. अब जो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, ये उन केसेस में इन्वॉल्व होगी जो कि सेक्शन 498A ऑफ IPC के अंडर आते हैं, अलॉन्ग विद नो इंजरी. सेक्शन 307 विच इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर, एंड देयर अदर सेक्शंस जिसके अंदर दे कुड बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 10 years. तो ये सिर्फ ये जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई है कि जो केसेस हैं ये पहले हैंड ओवर किए जाएंगे
जो एफआईआर है वो हैंड ओवर की जाएगी टू द फैमिली वेलफेयर कमेटी। इसमें पुलिस का जो रोल है ये सिर्फ उन्हीं केसेस में है, उन्हीं केसेस में पुलिस हैंड ओवर करेगी जो कि सेक्शन 498A के अंदर आते हैं, विदाउट एनी इंजरी। अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई और सेक्शन के अंदर आता है, तो वहाँ पे पुलिस का रोल आएगा। इवन इफ द वुमन इज इंजर्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ मैट्रिमोनियल फाइट, द पुलिस shall not effect arrest, as the maximum imprisonment for such case is 7 years. तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है कि मैट्रिमोनियल फाइट की वजह से भी विमेन इंजर्ड है, तो ऐसे केस में भी पुलिस इफेक्टिवली अरेस्ट नहीं कर पाएगी, जबकि ऐसे केस के लिए जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है दैट इज़ ऑफ 7 years. दिस जजमेंट इज ऑल्सो साइलेंट अबाउट द रोल ऑफ पुलिस if a repeat offence is committed during such cooling period of 2 months. कि वो जो 2 months का कूलिंग पीरियड रखा गया है, इसके अंदर भी जो ऑफेंस रिपीट होगा उसमें पुलिस का क्या रोल है, जजमेंट में ये क्लियर नहीं किया गया है ना। यहाँ पे अगर हम स्फेयर ऑफ लेजिस्लेचर की बात करें तो डाउरी प्रोविज़न की जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, और ऐसे में इस सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी का अगर मिसयूज़ होता है, यू कैन नॉट जस्ट डाइल्यूट इट ऑन दिस ग्राउंड एंड इशू डायरेक्शंस विच एक्चुअली डू नॉट फ्लो फ्रॉम एनी प्रोविजंस ऑफ द कोड। ये सिर्फ और सिर्फ आईपीसी से डिराइव नहीं होता, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर भी है। तो इस मिसयूज़ को देखते हुए इस ग्राउंड को, इस सेक्शन 498A को सिंपली डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। देन देयर इज़ ऑल्सो सम डायरेक्शंस जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं डाउरी हरासमेंट के, उनके राइट्स को कर्टेल कर सकता है। एंड जो मूट क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है वो ये है कि ये डिसीजन जब कोर्ट ने दिया है, जो डायरेक्शन जो कोर्ट से आई है, क्या हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरह की डायरेक्शंस इशू कर सकती है, जबकि सीआरपीसी में प्रॉपर स्कीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह होगी, वो सब क्लियरली ले डाउन किया गया है। तो क्या ऐसे केस में हाई कोर्ट नई डायरेक्शंस दे सकता है? क्या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस ये परमिट करती हैं? देयर इज़ ऑल्सो दिस केस ऑफ सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार, और ऐसे केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अ थर्ड एजेंसी लाइक द फैमिली वेलफेयर एजेंसी हैड नथिंग टू डू विद सीआरपीसी एंड इन स्टॉपिंग अरेस्ट टिल अ रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द कमिटी। तो इससे पहले ऑलरेडी ऐसे सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार है जिसमें कोर्ट ने ही ये कहा है कि इस तरह की जो थर्ड एजेंसीज हैं वो सीआरपीसी से डील नहीं कर सकती, दे डोंट हैव अथॉरिटी टू स्टॉप एनी अरेस्ट till a report is submitted by the committee. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म इज बेसिकली टू यूज जुडिशियल पावर टू आर्टिकुलेट एंड इन्फोर्स टू व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो बेनिफिशियल है उसको आर्टिकुलेट करने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए अगर जुडिशरी अपनी पावर यूज़ करती है, that is called as judicial activism. लेकिन judicial activism के साथ साथ judicial overreach भी एक टर्म है। जब judiciary legislative और executive के functions के अंदर interfere करना शुरू कर दे, legislature और executive domains के अंदर interfere करना शुरू कर दे, तो उसको कहा जाता है judicial overreach। तो क्या ये judicial activism है या फिर ये जुडिशियल ओवररीच है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आफ्टर दिस नाउ वी नीड टू सी कि ऐसे कौन कौन से सोल्यूशंस हो सकते थे टू चेक द फॉल्स केसेस। अब देखो, ये तो एमिनेंट है, ये हम सब देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम सुनते हैं कि जो डाउरी केसेस में आजकल बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस आते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू चेक दीज फॉल्स केसेस। अब यहाँ पे पुलिस का रोल भी आता है। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट्स की डायरेक्शन जो कि आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में
जो डायरेक्शंस दी थी उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना होगा. एंड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट रीज़न एंड क्रेडिबल मटीरियल अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू नेसेशिएट द अरेस्ट. अरेस्ट करने से पहले देखना होगा कि देयर हैज़ टू बी सम क्रेडिबल मटीरियल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन. तो रोल ऑफ पुलिस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अलॉन्ग विद दिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको एक रिगरस ट्रेनिंग देनी होगी with regard to the principles that are stated by the court related to arrest. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कब डिसाइड कर पाएगा कि अब क्रेडिबल मटेरियल आ चुका है, अब प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अरेस्ट करना होगा. सो फॉर दैट दे नीड रिगरस ट्रेनिंग. एट द सेम टाइम जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो फॉल्स केसेस लेकर आते हैं, दे शुड बी पनिश्ड. उनको डिपार्टमेंटल लेवल पे पनिश करना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो कि इस तरह के लेजिस्लेचर के लिए फॉल्स केसेस की जगह नहीं है. एंड ऑल्सो देयर इज रोल ऑफ लेजिस्लेचर हेयर एज वेल. द लेजिस्लेचर में डेलिबरेट अपॉन एंड मेक दिस सेक्शन 498A ऑफ IPC बेलेबल. इसे बेलेबल बनाया जा सकता है. हेयर देयर इज लेजिस्लेचर दैट प्लेज द रोल. लेजिस्लेचर सेक्शन 498A ऑफ IPC इसे अमेंड कर सकता है एंड दे कैन मेक द ऑफेंस कंपाउंडेबल सो दैट अ कॉम्प्रोमाइज कुड बी अराइव्ड एट और विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट. वंस द मीडिएशन बिल 2021 is enacted, the institutional mediation mechanism may help in settling the matrimonial dispute through the civil route. तो जब तक हमारे पास ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है टू डील विद द फॉल्स केसेस ऑफ द डोरी कि हमारे पास जो मीडिएशन बिल 2021 आएगा इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म सेटअप किया जाएगा जिसके थ्रू जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सिविल रूट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव रोहिंग्याज प्रॉब्लम, बांग्लादेश रोहिंग्या प्रॉब्लम. This issue is important from international relations point of view. देखें, again why Rohingya issue is in news, because 5 years after that the Bangladesh took in thousands of Rohingyas, those who were driven out of Myanmar, now the refugee population is exploding and it is having some serious security implications. So now Bangladesh, who actually took in these Rohingyas who drive out of the Myanmar, and now Bangladesh is facing the serious security implications. तो एक बार यहाँ से समझ लेते हैं that what is the Rohingya issue, ताकि आपको ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से समझ में आए. इस पूरे इशू के अंदर बांग्लादेश की क्या रोल है, बांग्लादेश किस तरह से इस पूरी पिक्चर में आ गया, and what is the status of repatriating of refugees in Bangladesh, that we also need to know. And what are the current issues with the Rohingyas? This is what we are going to cover in this video lecture. Now Rohingya issue की अगर हम बात करें, so Rohingyas, they are basically ethnic Muslim group जो कि म्यांमार की राखीन स्ट्रेट के अंदर ये मेन प्रीडोमिनेंटली रहते थे, and they speak a Bengali dialect. So they are ethnic Muslim group जो कि म्यांमार के राखीन स्टेट में रहते हैं एंड दे हैव अ बंगाली डायलेक्ट. दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय म्यांमार्स गवर्नमेंट एज एन ऑफिशियल एथनिक ग्रुप. देयरफॉर 1982 के अंदर जो सिटीजनशिप लॉ म्यांमार में आया था उसमें रोहिंग्यास को सिटीजनशिप नहीं दी गई. रोहिंग्यास वर डिनाइड ऑफ सिटीजनशिप क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास को एक ऑफिशियल एथनिक ग्रुप रिकॉग्नाइज नहीं किया. इट इज़ क्लेम्ड दैट देयर वर नो रोहिंग्यास इन म्यांमार बिफोर द ब्रिटिश ब्रॉट बंगालीज टू बर्मा. दिस इज़ व्हाट म्यांमार इज़ क्लेमिंग कि जिससे पहले कि जब तक ब्रिटिशर्स बंगालीज को बर्मा में लेकर नहीं आए उससे पहले देयर वर नो रोहिंग्यास इन म्यांमार एट ऑल. But then there are some sufficient evidences to show that Rohingyas, they pre-existed the British engineered migration,
क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश ने अराकान स्टेट को ऑक्यूपाई कर लिया था 1823 में। लेकिन 1823 से पहले भी देर आर एविडेंसेस टू शो कि रोहिंग्याज वहाँ पे पहले से रहते थे। इवन दो जो बर्मा में 1823 के बाद आते हैं, दे कुड नॉट गो बैक टू बांग्लादेश एंड नाउ दे हैव नो सिटीजनशिप क्लेम्स देयर एज वेल। तो अल्टीमेटली दे बिकम स्टेटलेस पीपल। बांग्लादेश से वो चले गए थे, बंगाली स्पीकिंग हैं, बांग्लादेश की अपनी हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो जो पहले ही जैसे कि कहा जा रहा है कि दे बंगाली स्पीकिंग डायलेक्ट, दे कुड नॉट गो बैक टू बांग्लादेश एंड नाउ म्यांमार ऑल्सो डिड नॉट गिव देम द सिटीजनशिप। So this is why Rohingyas are, it makes Rohingyas the stateless people. They're often said to be world's most persecuted minority. These are Rohingyas, an ethnic Muslim group of Myanmar. Now, बांग्लादेश की इस पूरे इशू के अंदर इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? जब से ही ये रोहिंग्या क्राइसिस शुरू हुआ, बांग्लादेश एक फोर फ्रंट पे था। बांग्लादेश वाज एडिंग एंड प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर्स फॉर द रिफ्यूजीज़ एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट दिस कंडीशन कि रोहिंग्याज सेफली म्यांमार वापस पहुंच पाएँ। बट 2017 से ही मोर देन 700,000 रोहिंग्याज they fled as country's militia and they launched a campaign of terror against the community. इसके अंदर टॉर्चर, गैंग रेप, मास एग्जीक्यूशन, रेजिंग ऑफ रोहिंग्या विलेजेस, ये सब म्यांमार में शुरू हुआ। 2017 से ही दे वर फेसिंग ऑल ऑफ दिस। द फोर्सिबली डिस्प्लेड म्यांमार नेशनल्स, जिनको कि हम रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ कह सकते हैं, दे ऑल सेटल्ड इन दी कुटुपालोंग कैंप इन बांग्लादेश, जिसे कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप भी कह सकते हैं। एंड धीरे धीरे वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन हो गई। तो रोहिंग्याज बांग्लादेश पहुँचे। एज यू कैन क्लियरली सी, जो रेड एरियाज़ हैं, दैट इज़ द एरिया ऑफ राखीन स्टेट एंड एज यू कैन सी इट टचेस बांग्लादेश। तो इस राखीन स्टेट से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो कॉक्स बाज़ार एरिया है, चिटागोंग वाला जो एरिया है, वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्यास पहुँच चुके हैं एंड द नंबर्स दे आर ड्रामेटिकली एक्सप्लोडिंग। आफ्टर दिस कम्स दैट व्हाट इज़ द स्टेशन ऑफ रिपैट्रिएटिंग ऑफ रिफ्यूजीज़ इन बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी जो है हमारे पास, देयर वर 9,226,486 रजिस्टर्ड रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ इन बांग्लादेश एज ऑफ द May 2022। ये तो रजिस्टर्ड नंबर है। और कैंप्स में इनकी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पीस एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंट परसिक्यूशन एंड एश्योरेंस ऑफ फूड एंड मेडिकल केयर। तो इसलिए रोहिंग्याज बांग्लादेश के इन रिफ्यूजी कैंप्स की तरफ पहुंच रहे हैं। नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में बांग्लादेश और म्यांमार ने एक रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें दोनों साइड्स ने कहा दे हैड नॉट एग्रीड ऑन अ कॉन्क्रीट प्रोसेस और अ डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिपैट्रिएशन। साइन तो हुआ रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट, लेकिन अभी तक एक कॉन्क्रीट प्रोसेस नहीं बन पाया है। 2018 में 260 रोहिंग्यास जो थे, दे वर आइडेंटिफाइड फॉर रिपैट्रिएशन, बट ये भी अटेम्प्ट फेल हो गया एज दे रिफ्यूज टू रिटर्न टू म्यांमार विदाउट द एश्योरेंस ऑफ देयर सिक्योरिटी, कि जब तक हमको सिक्योरिटी एश्योर नहीं की जाएगी हम म्यांमार में वापस नहीं जाएंगे। ऑल्सो देयर वॉज अ ट्राईपार्टीट वर्चुअल मीटिंग, ये चाइना ने इसको मीडिएट किया था 2021 के अंदर, बट उस टाइम पे म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने कू स्टेज कर दिया, तो मतलब रिपैट्रिएशन का जो प्रोसेस था ये फिर रुक गया।
चाइना रशिया ने म्यांमार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट रोहिंग्याज इन 2020 में सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया ने इस केस में भी अब्सटेन किया था फ्रॉम वोटिंग। 2020 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन आता है अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट रोहिंग्याज। China Russia supported Myanmar, but India abstained from voting. And then lastly we must know the current issues with Rohingyas. देखिए, अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बांग्लादेश के अंदर 1% है, वाइल जो बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 1% है, लेकिन रोहिंग्याज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6 to 7%। फिर जो इतनी रोहिंग्या पॉपुलेशन आ गई है, इससे बांग्लादेश के जो रिसोर्सेज हैं, जो इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बर्डन बढ़ चुका है। इसके साथ साथ एक क्रिमिनल एक्टिविटी का कंडीशंस वहाँ पे काफ़ी इनकलकेट हो चुकी हैं, और लोकल सोसाइटी के साथ भी फ्रिक्शंस के जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया का भी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, इट्स वेरी सेंसिटिव। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए ये सोशल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस खड़ी करता है। रोहिंग्या इशू हैज़ ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पास्ट में भी इंडिया और बांग्लादेश में रोहिंग्याज को लेकर टेंशंस हुई हैं, एंड इट इवन कैरी द पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। अब बांग्लादेश बहुत सारे इशू से डील कर रहा है, किडनैपिंग, रैंसम, पेटी थेफ्ट, डेकॉटी, इन सब के जो क्राइम्स हैं ये इंक्रीज़ हो चुके हैं बांग्लादेश में। ऑल्सो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जैसे जो कॉक्स बाज़ार है, यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप लोकेटेड है, दैट इज़ द की प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल। सो नाउ सम द रोहिंग्याज दे आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का पार्ट भी बन चुकी है रोहिंग्या, कुछ रोहिंग्याज। There is also Rohingyas who often have very little education, so many are angry and they are desperate, so therefore they are very vulnerable to the radical Islamist ideology as well. So this could be a recruitment hub for the extremists because of that. तो ये सब के सब challenges हैं with respect to Rohingyas that Bangladesh is facing. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.